यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। दूसरे दिन जब भोर की पहली किरण अभी अभी धरती पर उतरी थी, तब महाचिन साम्राज्य के शाही महल के बाहर अनगिनत गूढ़ ऊर्जा साधक एकत्रित हो चुके थे। चौक के केंद्र में एक विशाल मैदान था, जिसमें कल समूह से उभरे 30 प्रतिभागी मंच पर खड़े थे। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि 31 प्रतिभागी थे, क्योंकि अद्वय भी मंच पर खड़ा था। अनगिनत कोलाहलपूर्ण आवाजों के बीच सुनहरे कवच पहने हुए ललित सिंह और बलीश अचानक मंच पर प्रकट हुए, और उनके आते ही आसपास का वातावरण तुरंत शांत हो गया। ललित सिंह ने मंच के नीचे भीड़ पर नजर डाली और फिर उनकी निगाहें शाही महल की दीवार पर विराजमान 6 महान शक्तियों के सदस्यों पर जा टिकीं। उसके बाद उन्होंने कहा, आरोहण रैंकिंग्स की लड़ाइयाँ अत्यंत क्रूर होती हैं, इसलिए चोटों और मौतों से बचा नहीं जा सकता। मैं जानता हूं कि मंच पर मौजूद ये सभी युवा प्रतिभाएं आपकी विभिन्न शक्तियों की प्रतिभाएं हैं, और आप सभी निश्चित रूप से उन्हें मंच पर मरते हुए नहीं देखना चाहेंगे। हालांकि मुझे आप सभी को याद दिलाना होगा कि आरोहण रैंकिंग्स के नियमों को न तोड़े, मनमाने ढंग से अपने शिष्यों को बचाने के लिए कदम न उठाए या अन्य प्रतिभागियों पर हमला न करें। यदि कोई नियम तोड़ता है तो मैं महाचिन साम्राज्य के नाम पर गारंटी देता हूं कि वह व्यक्ति चाहे किसी भी शक्ति से क्यों न हो, वह निश्चित रूप से शाही राजधानी छोड़ने में सक्षम नहीं होगा। जब उन्होंने ललित सिंह को सुना तो युगाचार्य ने ठंडी आह भरी और कहा, शाही राजधानी छोड़ने में असमर्थ। महाचिन साम्राज्य वास्तव में अधिक से अधिक अहंकारी और अत्याचारी होता जा रहा है। जाहिर है, युगाचार्य ललित सिंह के धमकी भरे लहजे से बहुत अप्रसन्न थे। युगाचार्य, आप और ललित सिंह में से कौन अधिक मजबूत है? इसी बीच पुष्प महल की अनिका ने अचानक यह सवाल पूछा। युगाचार्य ने कुछ देर गहराई से सोचा और फिर कहा, उस व्यक्ति के अलावा शाही राजधानी के भीतर आत्मोन्नति स्तर में कोई भी ललित सिंह की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं भी कोई अपवाद नहीं हूँ। हालांकि अगर यह शाही राजधानी के बाहर होता जहां उनके पास साम्राज्य के कर्मफल सौभाग्य का बूस्ट नहीं होता, तो वह मेरे मुकाबले में नहीं होते। अनिका ने ललित सिंह पर नजर डाली और फिर उनकी आंखों में डर की एक झलक कौंधी। यह ठीक वैसा ही था जैसा युगाचार्य ने कहा था। ललित सिंह के पास दिव्य कलाकृति धर्मराज दंड थी। इसके अलावा वह न्याय शक्ति की साधना करते थे और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए साम्राज्य के कर्मफल सौभाग्य का बूस्ट रखते थे। इसलिए शाही राजधानी में रहते हुए आत्मोन्नति स्तर साधकों की तो बात ही क्या, वह राजसिंहासन स्तर साधकों का भी विरोध करने में सक्षम होंगे। महाचिन साम्राज्य में ललित सिंह और बलीश जैसे असाधारण विशेषज्ञ हैं, और इसमें 4 दिव्य सेनापति और 8 ग्रैंड मार्किस भी हैं। इसके अलावा इसमें उन रहस्यमय सेनाएं हैं जो इन विशेषज्ञों के नियंत्रण में हैं। अगर साम्राज्य के पास बचाव के लिए कोई दुर्जय दुश्मन नहीं होता, तो उसने शायद अब तक हमारे सभी संप्रदायों के खिलाफ कार्रवाई कर दी होती। तलवार संप्रदाय के नभजीत ने अचानक कहा। जब उन्होंने नभजीत को सुना तो यहाँ मौजूद सभी लोग शांत हो गए। दक्षिणी क्षेत्र में हालांकि 6 महान शक्तियां और महाचिन साम्राज्य सद्भाव में सहअस्तित्व में थे, यह केवल सतह पर ही था। सभी 6 महान शक्तियों को स्पष्ट रूप से पता था कि महाकाय, महाचिन साम्राज्य या अधिक सटीक रूप से संस्थापक सम्राट हमेशा से वही करना चाहते थे जो सम्राट झो ने इतने साल पहले करने का इरादा किया था। साम्राज्य के कार्य न करने का कारण यह था कि उन सभी के पास एक और भी मजबूत दुश्मन था। मंच पर सभी नियमों का वर्णन करने के बाद ललित सिंह ने अंत में घोषणा की, सभी रैंकिंग की लड़ाइयां अब शुरू होती हैं। युद्ध शुरू। बोलने के बाद ललित सिंह ने कहा, पहला युद्ध आदित्य विद्यालय के अद्वय बनाम स्वतंत्र साधक शिंगहे। जब उन्होंने ललित सिंह को सुना तो भीड़ तुरंत उत्साह से भर उठी।
क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अद्वय वास्तव में पहली लड़ाई में लड़ेगा। मंच पर शिंघे नामक युवक ललित सिंह को सुनकर पहले स्तब्ध रह गया और फिर उसने एक कड़वा भाव प्रकट किया। चूंकि वह शीर्ष 30 में प्रवेश करने में सक्षम था, इसलिए उसके पास मौजूद ताकत में कोई संदेह नहीं था। उसने मूल रूप से कुछ स्थान ऊपर चढ़ने का इरादा किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र में सबसे राक्षसी प्रतिभा का तुरंत सामना करेगा। भले ही वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह अद्वय का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास लड़ाई में अद्वय से मिलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शिंघे ने एक गहरी सांस ली और फिर वह अद्वय के सामने खड़ा होने के लिए चल पड़ा, इससे पहले कि उसने थोड़ा सा हाथ जोड़कर कहा, कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। अद्वय हल्के से मुस्कुराया और फिर उसने कहा, आपकी हिम्मत सराहनीय है। पहले हमला करो, नहीं तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। जब शिंघे ने यह सुना तो उसकी आंखों में गुस्से की एक झलक कौंधी। चूंकि वह शीर्ष 30 में प्रवेश करने में सक्षम था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके पास दुर्जेय ताकत थी। इसलिए जब किसी के पास प्राकृतिक प्रतिभा और ताकत होती है तो उसमें स्वाभाविक रूप से गर्व होता है। अब जब अद्वय ने उसके प्रति इतना तिरस्कार व्यक्त किया तो वह कैसे क्रोधित न हो। अपनी कलाई को घुमाने के साथ उसके हाथ में एक गहरा नीले रंग की तलवार दिखाई दी और फिर उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा उसमें हिंसक रूप से प्रवाहित होने लगी। जैसे ही उसकी गूढ़ ऊर्जा तलवार में लगातार प्रवाहित हुई, ऐसा प्रतीत हुआ कि तलवार के चारों ओर भौतिक तरंगों के तार वास्तव में दिखाई दिए थे। समय के एक निश्चित क्षण में शिंघे ने गहरे नीले रंग की तलवार को अद्वय पर वार किया। स्वर्गीय जलपर्दा शिंघे की उग्र दहाड़ के साथ उसकी गहरी नीली तलवार के भीतर की लहरें अचानक उसकी तलवार की नोक से परतों में विस्फोटक रूप से उमड़ पड़ी। हवा में लहरों की इन परतों ने आकाश और पृथ्वी को ढक दिया, क्योंकि वे उस अद्वय पर दबाव डाल रही थीं जो उस स्थान पर गर्व से खड़ा था। अद्वय की ओर देखते हुए जो उदासीनता के साथ उस स्थान पर बना रहा, शिंघे की आंखों में खुशी की एक झलक कौंधी। स्वर्गीय जलपर्दा एक निम्न श्रेणी की धरती स्तर तकनीक थी जिसका उपयोग उसने पहले चरण की लड़ाई के दौरान कभी नहीं किया था। उसने ऐसा दूसरे चरण में रैंकिंग की लड़ाई के दौरान एक अच्छी स्थिति हासिल करने की अनुमति देने वाले अंतिम तुरुप के पत्ते के रूप में रखने के लिए किया था। हालांकि उसने कल्पना नहीं की थी कि वह तुरंत अद्वय का सामना करेगा, इसलिए उसने अपने सबसे मजबूत तुरुप के पत्ते का उपयोग करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। अब जब उसने अद्वय को अपनी धरती स्तर तकनीक की ताकत को कम आंकते हुए देखा तो इससे उसके दिल में आशा की एक किरण जगी। लहरों को देखते हुए जो उस पर हमला करते हुए आकाश और पृथ्वी को ढक रही थीं। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। अद्वय ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, यह युद्ध तकनीक काफी अच्छी होनी चाहिए। दुर्भाग्य से आप इसकी वास्तविक शक्ति को सामने लाने में असमर्थ थे। आपके पास इसका होना व्यर्थ है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अद्वय ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी को आगे बढ़ाया। तोड़ो। एक हल्के से चिल्लाहट के साथ अद्वय की मुट्ठी से एक आंधी उमड़ी और फिर अद्वय के सामने पानी का पर्दा तुरंत तेल में गिरे बर्फ की तरह बिखर गया। जब सबने इस दृश्य को देखा तो आसपास के अनगिनत लोग दंग रह गए। वह एक धरती स्तर तकनीक थी, लेकिन अद्वय ने वास्तव में उसे ऐसे ही चूर चूर कर दिया। इस क्षण आरव का भाव थोड़ा गंभीर था। शुरुआत से उसने केवल दूसरों से अद्वय की वास्तविक ताकत के बारे में सुना था, जबकि उसने केवल अद्वय के साथ एक बार हाथ मिलाया था। इसलिए वह अद्वय की ताकत की सटीक सीमा से पूरी तरह से अनजान था।
लेकिन अब इस धरती स्तर तकनीक को वास्तव में अद्वै ने एक अत्यंत साधारण मुक्के से नष्ट कर दिया था। ऐसी ताकत को वास्तव में भयानक बताया जा सकता है। आरव के अलावा रैंकिंग की लड़ाई में भाग लेने वाले अन्य गूढ़ ऊर्जा साधकों के भी अत्यंत गंभीर भाव थे। इसके अलावा अमरेश, निशिता, प्रभा और शिवरान भी कोई अपवाद नहीं थे। जाहिर है अद्वै की ताकत ने उन सभी को हैरान कर दिया था। मंच पर अद्वै ने अपनी मुट्ठी के एक ही वार से उस धरती स्तर तकनीक को नष्ट करने के बाद दूसरे हमले के साथ पीछा नहीं किया। उसने शिंघे की ओर देखा जो अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं पाया था और कहा, आपकी गूढ़ ऊर्जा शुद्ध नहीं है, जबकि आपकी युद्ध तकनीक अच्छी तरह से विकसित नहीं है। जब आप निकलें तो कुछ और वर्षों तक ठीक से साधना करें। जब शिंघे ने यह सुना तो वह कड़वाहट से मुस्कुराया और फिर उसने अद्वै को हाथ जोड़कर कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मंच से कूद गया। अद्वै, अद्वै, युद्धदेव, युद्धदेव। शिंघे के अखाड़े से उतरने के बाद आसपास के दर्शक अपने सदमे से उबर चुके थे और अनगिनत चिल्लाहटें तुरंत आसमान में गूंज उठीं। इस दुनिया में जहां ताकतवर का सम्मान किया जाता था, अद्वै की ताकत ने निस्संदेह सभी के सम्मान और आराधना को प्राप्त किया था। इसे और भी सरल शब्दों में कहें तो अद्वै पहले से ही कई गूढ़ ऊर्जा साधकों के दिलों में आदर्श बन चुका था। मंच के नीचे अनगिनत लोगों की आराधना भरी निगाहों को देखते हुए और अनगिनत गूढ़ ऊर्जा साधकों की चिल्लाहटों को सुनते हुए अद्वै हल्के से मुस्कुराया। इस साल की आरोहण रैंकिंग सच नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि इस क्षण से और अगले कुछ सैकड़ों वर्षों तक दक्षिणी क्षेत्र एक ऐसा मंच होगा जो अद्वै का अकेला होगा, क्योंकि इन सैकड़ों वर्षों के दौरान उभरने वाली सभी प्रतिभाएं निश्चित रूप से ऐसी सत्ताएं होंगी जो उसकी अपनी ताकत के विपरीत काम करेंगी। ललित सिंह की आंखों में चिंता की एक झलक कौंधी क्योंकि उसने मंच पर खड़े अद्वै को देखा और उसने कहा, इस बच्चे की ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में चरम तक राक्षसी है। अगर उसे बढ़ने दिया गया तो वह निश्चित रूप से मेरे महाचिन साम्राज्य का एक दुर्जय दुश्मन बन जाएगा। उसे जल्द से जल्द खत्म कर दो, बलीश ने एक संक्षिप्त तरीके से बात की। ललित सिंह थोड़ा लुभाया था, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, उसे छुआ नहीं जा सकता। कम से कम यह हम नहीं हो सकते जो ऐसा करें, अन्यथा दक्षिणी क्षेत्र निश्चित रूप से महान अराजकता में पड़ जाएगा। यह बोलने के बाद ललित सिंह ने जारी रखा, दुर्भाग्य से जबकि आरोहण रैंकिंग्स उसे मारने का सबसे अच्छा अवसर है, मंच पर खड़े किसी भी अन्य व्यक्ति में उसे मारने की क्षमता नहीं है। अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो यह बहुत संभावना है कि वह तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज जैसी हस्ती बन जाएगा। उस समय मेरा महाचिन साम्राज्य खतरे में होगा, बलीश ने धीमी आवाज में कहा, खासकर एक बार जब वह युद्धदेव के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित कर लेता है। उस समय युद्धदेव के प्रभाव और प्रतिष्ठा के साथ दक्षिणी क्षेत्र में कितने गूढ़ ऊर्जा साधक आदित्य विद्यालय में शामिल होंगे। ललित सिंह ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, मैं उन सभी बातों से कैसे अनजान हो सकता हूं जो तुमने अभी अभी कही हैं। संस्थापक सम्राट इससे कैसे अनजान हो सकते हैं? हालांकि अगर हम जागरूक हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं? वास्तव में अगर हम एकजुट हो जाएं तो हम उसे अभी खत्म करने में सक्षम हैं, लेकिन परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि महाचिन साम्राज्य और आदित्य विद्यालय के बीच जीवन और मृत्यु की लड़ाई छिड़ जाएगी। उस समय अन्य 5 महान शक्तियां निश्चित रूप से आदित्य विद्यालय के पक्ष में खड़ी होंगी और फिर पूरा दक्षिणी क्षेत्र अराजकता में पड़ जाएगा। जब बलीश ने यह सुना तो वह शांत हो गया। महाचिन साम्राज्य आदित्य विद्यालय से डरता नहीं था, लेकिन उसे दक्षिणी क्षेत्र के इस नंबर 1 संप्रदाय के प्रति आशंकित होने के लिए मजबूर होना पड़ा।
यहाँ तक कि बलीश को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि आदित्य विद्यालय के भंडार और ताकत वास्तव में अत्यंत भयानक थे। ललित सिंह ने धीरे से आह भरी और फिर उसकी आकृति मंच पर प्रकट होने के लिए चमकी। उसने अद्वय पर नजर डाली, इससे पहले कि उसने कहा, अद्वय विजयी है। जब उन्होंने ललित सिंह को अद्वय की जीत की घोषणा करते हुए सुना तो मंच के नीचे भीड़ से जयकारों की एक और लहर फूट पड़ी। उन सभी की राय में उन्होंने युद्धदेव के उदय को देखने में अत्यंत सम्मानित महसूस किया। अद्वय ने ललित सिंह को प्रणाम किया और फिर वह मंच से कूद गया। उसके बाद लड़ाइयां फिर से जारी रहीं। 15 लड़ाइयों के बाद केवल 16 लोग बचे थे। इस अवधि के दौरान प्रभा, निशिता, अमरीश, मोहिनी, आरव और शिवरान एक के बाद एक मंच पर चढ़े थे। हालांकि सभी दर्शकों की निराशा के लिए इन 15 लड़ाइयों के दौरान एक भी काला घोड़ा दिखाई नहीं दिया था। इसलिए सभी 6 महान शक्तियों के शिष्य शीर्ष 16 में प्रवेश कर चुके थे। उन्हें महसूस हुए बिना एक दिन पहले ही बीत चुका था। तलवार संप्रदाय के आरव बनाम सम्राट अकादमी के अमरीश मंच पर जैसे ही ये शब्द ललित सिंह के मुंह से निकले, आसपास का वातावरण एक बार फिर उत्साह से भर उठा। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मंच पर अमरीश ने आरव की ओर देखा जबकि उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। उसने कहा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे। तुम्हारा सौभाग्य यहीं समाप्त होता है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं केवल तुम्हें अपंग कर दूंगा। क्या तुमने तलवार इंटेंट को नहीं समझा है? तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। मैं वास्तव में उस दृश्य का गवाह बनने के लिए उत्सुक हूं जहां तलवार इंटेंट को समझने वाला एक प्रतिभाशाली अपनी बाहें खो देता है। आरव ने सिर हिलाया। अमरीश जो उसके सामने खड़ा था वह केवल अभिमानी और उद्दंड ही नहीं था, बल्कि वास्तव में बेहद संकीर्ण सोच वाला भी था। उन दोनों के बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी और केवल हल्का संघर्ष आरोहण रैंकिंग्स पर हुआ था। फिर भी अमरीश ने अभी तक उसके प्रति द्वेष पाले रखा था। इसलिए आरव थोड़ा क्रोधित हुआ जब उसने यहां तक सोचा। आरव ने अपनी बैंगनी स्पिरिट तलवार हाथ में पकड़ी और धीरे धीरे अमरीश की ओर बढ़ा और चलते हुए उसने कहा, हमारी ताकतों के साथ यदि हम गंभीर न हो तो हम शायद पूरे दिन लड़ सकते हैं। इसलिए समय बर्बाद न करने के लिए क्यों न हम एक ही चाल से परिणाम तय करें। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसकी तलवार इंटेंट उमड़ पड़ी और अमरीश को घेर लिया। अमरीश ने ठंडी आह भरी और अपनी भाला इंटेंट भी जारी कर दी। उसके बाद उसने कहा, मैं भी ठीक यही सोच रहा था। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, अमरीश ने अपने हाथ में काला भाला पकड़ा और एक कदम आगे बढ़ाया और फिर उसने इसे अपने सामने की जगह की ओर झोंक दिया। अचानक काले भाले की नोक से अनगिनत भाले की छवियां हिंसक रूप से उमड़ पड़ी और जो बल उन्होंने दिखाया वह बेहद चौंकाने वाला था। अनगिनत भाले की छवियों को देखकर आरव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। दूसरों को भ्रमित करने वाली ऐसी युद्ध तकनीक आरव के सामने बिल्कुल बेकार थी जिसके पास प्रबुद्ध तलवार था। जमीन पर अपने पैर की हल्की सी थपथपाहट के साथ आरव विस्फोटक रूप से अमरीश की ओर दौड़ा। उसी समय उसने तेजी से बैंगनी स्पिरिट तलवार को हिलाया जिससे मंच पर सुनहरी तलवार की अनगिनत धारियां चमक उठीं और वे अत्यधिक चमकदार थीं। सुनहरी तलवार की धारियों को अपने लिए एक रास्ता खोलते हुए आरव अमरीश के सामने आ गया और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और बिजली के बोल्ट की तरह अमरीश की ओर वार किया। अमरीश का भाव बदल गया। उसने आरव और जयव्रत के बीच की लड़ाई देखी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि आरव का भौतिक शरीर कितना भयानक था। अगर वह आरव से करीबी मुकाबले में लड़ता तो उसे निश्चित रूप से एक नुकसानदेह स्थिति में धकेल दिया जाता।
इसलिए उसने शुरुआत में एक युद्ध तकनीक को क्रियान्वित किया था, इस उम्मीद में कि वह लड़ाई में शामिल होने से पहले उनके बीच की दूरी को अलग कर देगा। हालांकि उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि आरव द्वारा निष्पादित तलवार की धारियां वास्तव में इतनी तेज और भयंकर थीं और उन्होंने सीधे उसकी भाले की छवियों को नष्ट कर दिया इससे पहले कि आरव सीधे उसके सामने आ जाए। उसके पास और कुछ सोचने का समय नहीं था और उसने अपनी कलाई को घुमाकर अपने भाले को अपने सामने अवरुद्ध करने के लिए कर दिया। बूम! अखाड़े पर एक दबी हुई गड़गड़ाहट गूंज उठी। आरव द्वारा लगाए गए जबरदस्त बल के कारण अमरेश के हाथ में भाला एक चौंकाने वाले कोण पर झुक गया और भाला पकड़े हुए उसका हाथ भी सुन्न हो गया था। अमरेश चकित था और वह बस पीछे हटने वाला था। हालांकि ठीक इसी क्षण आरव की पकड़ में मौजूद बैंगनी स्पिरिट तलवार अचानक आरव के हाथ से निकल गई और वह एक बैंगनी प्रकाश की किरण में बदल गई जो सीधे अमरेश के सिर की ओर चली गई। इतनी कम दूरी पर और इतनी तेज गति के साथ अमरेश अपने दिल में डर गया था। लेकिन सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। उसने तुरंत अपने पैरों की चाल बदली और एक तरफ हट गया, जिससे बैंगनी स्पिरिट तलवार उसके चेहरे के पास से गुजरी। हालांकि जब बैंगनी स्पिरिट तलवार उसके चेहरे के पास से गुजरी तो एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। यह अचानक रुक गई और फिर यह क्षैतिज रूप से उसकी ओर झपटी। अमरेश की आंखों में डर पैदा हो गया। जब उसने इस दृश्य को देखा, उसने तुरंत जमीन पर अपना पैर जमाया और विस्फोटक रूप से पीछे हट गया। हालांकि इसमें अभी भी थोड़ी देर हो चुकी थी और बैंगनी स्पिरिट तलवार ने अमरेश की भव्य नाक पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। अगर उसकी प्रतिक्रिया इतनी तेज नहीं होती तो इस वार ने उसके सिर को 2 हिस्सों में बांट दिया होता। जब यह दृश्य देखा तो आसपास के अनगिनत दर्शकों के भाव बदल गए थे। अमरेश वास्तव में वार के एक ही आदान प्रदान के बाद घायल हो गया। आरव की ताकत वास्तव में इतनी जबरदस्त है। आरव भौहें सिकोड़ी जब उसका वार सफल नहीं हुआ। वह स्वाभाविक रूप से अमरेश से बकवास करने के लिए हमला करना बंद नहीं किया था। जब दुश्मन कमजोर हो तो वार करो, यह उसकी चीजों को करने की शैली थी। इसलिए जब अमरेश अभी पीछे हटा था तो उसने तूफान चाल तकनीक को आगे बढ़ने के लिए क्रियान्वित किया था और वह फिर से अमरेश के सामने आ गया। उसी समय उसने तेजी से बैंगनी स्पिरिट तलवार से एक बार फिर वार किया जो उसकी पकड़ में लौट आया था। वर्तमान में आरव कौशल या युद्ध तकनीकों पर जोर नहीं दे रहा था और वह केवल गति और ताकत पर जोर दे रहा था। मंच पर आरव और जयव्रत के बीच की लड़ाई के दौरान दिखाई देने वाला एक समान दृश्य एक बार फिर दिखाई दिया था। आरव द्वारा अमरेश को मजबूती से दबा दिया गया था और वह केवल लगातार रोक सकता था। इस दृश्य ने आसपास के दर्शकों को चरम पर चौंका दिया। वह एक मानव डार्क बिस्ट की तरह है। मंच पर लड़ाई में आरव को देखते हुए प्रभा ने धीमी आवाज में कहा। निशिता जो उसके बगल में खड़ी थी, उसने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने कहा, उसकी शारीरिक शक्ति बहुत जबरदस्त है। अद्वय के अलावा हम में से कोई भी निश्चित रूप से एक बेहद नुकसानदेह स्थिति में होगा एक बार जब हम उसके साथ करीबी मुकाबले में प्रवेश करते हैं। प्रभा ने अचानक अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराई जब उसने यह सुना और फिर उसने कहा, युद्धदेव को करीबी मुकाबले की मशीन कहा जाता है, जबकि आरव भी करीबी मुकाबले में कुशल है। मैं वास्तव में उन दोनों के बीच की लड़ाई के लिए उत्सुक हूं। यह निश्चित रूप से बेहद रोमांचक होगा। आरव की ताकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा हो गई है। उसकी क्षमता के साथ तो जब तक वह जीवित रहने में सक्षम है, वह भविष्य में निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ बन जाएगा। यह वास्तव में आपके पुष्प महल के लिए इतना भविष्य का विशेषज्ञ नाराज करना बुद्धिमानी नहीं है। जरा सोचिए, यदि आपका पुष्प महल अपने नियमों को बदलने
उसकी मां को माफ करने और फिर उसे पुष्प महल में खींचने में सक्षम है। उस तरह से क्या आपके पुष्प महल को एक और असाधारण विशेषज्ञ नहीं मिला होगा? निशिता ने एक सपाट स्वर में कहा। अपने नियम बदलें। प्रभा चकित थी और फिर उसने सिर हिलाया और कहा, अगर आरव अद्वय होता तो शायद यह संभव होता। दुर्भाग्य से वह नहीं है। दूसरी ओर ललित सिंह ने आरव को देखते हुए कहा, यह बच्चा किसी संप्रदाय के पालन पोषण के बिना ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम था। ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता को भयानक बताया जा सकता है। यह वास्तव में एक दया है। अगर वह उस रहस्यमय डार्क बिस्ट को छोड़ने में सक्षम होता और अपनी मां को बचाने के अपने इरादे को छोड़ देता, तो मुझे विश्वास है कि तंत्र संघ और तलवार संप्रदाय दोनों उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। अगर उसने वास्तव में उन्हें छोड़ दिया, तो मुझे लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति के बारे में अब ज्यादा नहीं सोचते होंगे, है ना? बलीश ने उदासीनता से कहा। ललित सिंह मुस्कुराया और चुप हो गया। मंच पर आरव और अमरेश ने लड़ाई शुरू होने पर दूसरे को एक ही चाल से खत्म करने का इरादा किया था। हालांकि वे दोनों अंत में एक खिंची हुई लड़ाई में पड़ गए थे। जब तक वे दोनों पीछे हटना बंद नहीं करते और अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ते, तब तक एक ही चाल से परिणाम तय करना असंभव था। हालांकि जब तक उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, उन दोनों ने उस तरह से कार्य करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए और भी मजबूत विरोधी इंतजार कर रहे थे। टकराव। अचानक आरव के हाथ में बैंगनी स्पिरिट तलवार अमरेश के हाथ में भाले पर जा लगी और इस टक्कर से जबरदस्त बल ने तुरंत अमरेश को पीछे धकेल दिया। इस बार आरव ने दूसरे हमले के साथ पीछा नहीं किया, क्योंकि अमरेश की युद्ध जागरूकता उसकी अपेक्षाओं से थोड़ी ज्यादा हो गई थी। हालांकि वह शुरुआत से ही अमरेश को मजबूती से दबा रहा था। उसके द्वारा तलवार इंटेंट तकनीक के साथ निष्पादित आश्चर्यजनक हमले से अमरेश को मामूली चोट पहुंचाने के अलावा वह अमरेश को कोई भौतिक चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं था। दूसरे शब्दों में, अगर यह लड़ाई इसी तरह जारी रहती तो यह केवल समय की बर्बादी होगी। इस क्षण अमरेश का रूप बेहद घिनौना था। उसकी नाक पर कुछ इंच लंबा घाव था, जिसके कारण खून उसके चेहरे के पूरे हिस्से को उसकी नाक के नीचे से ढक रहा था। तो वह इस समय बेहद भयानक और जंगली लग रहा था। शुरुआत से ही उसने, अमरेश ने महसूस किया था कि केवल अद्वय के पास ही उसका विरोधी होने की योग्यता थी। हालांकि प्रतियोगिता में इस बिंदु तक वह पहले शिवरान द्वारा घायल हो गया था और शिवरान के साथ एक ड्रॉ के लिए लड़ा था। अब उसका चेहरा आरव द्वारा घायल हो गया था और लड़ाई में लगातार दबाया जा रहा था। अमरेश, जिसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा था, वह इसे कैसे सहन कर सकता था? अमरेश की आंखें लाल थीं और उसका भाव जंगली था, जबकि उसके भीतर से हिंसक आभा की धारियां लगातार उमड़ रही थीं। उसने धीरे धीरे अपने हाथ में भाला उठाया और उसे दूर से आरव पर इंगित किया और फिर उसने एक क्रूर आवाज में कहा, शुरुआत से ही तुम हमेशा आरोहण रैंकिंग्स के सच्चे काले घोड़े रहे हैं और हम सभी ने आपको कम करके आका है। हालांकि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। अमरेश ने कुछ प्रकार की भयानक युद्ध तकनीक को क्रियान्वित करने से पहले कुछ खतरों को मुंह से बाहर करने का इरादा किया था। हालांकि आरव ने उसे मौका नहीं दिया। अमरेश ने केवल आधा ही कहा था जब आरव ने अचानक अपने दाहिने पैर को जमीन पर जमाया और फिर उसकी आकृति एक तोप के गोले की तरह आगे बढ़ी। आरव की राय में जीवन और मृत्यु की लड़ाई के दौरान बकवास करना निस्संदेह एक बेवकूफ का कार्य था। वह आरव कोई बेवकूफ नहीं था। तो उसने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और सीधे हमला किया। तूफान चाल तकनीक और गति जूते से बढ़ावा मिलने के कारण आरव की गति अपनी सीमा पर आ गई। हर जगह जहां से वह गुजरा, यहां तक कि हवा भी फट गई और अनगिनत विस्फोटों की आवाजें निकलीं।
इसके अलावा उसने पीछे से फीकी आफ्टर इमेज की एक स्ट्रिंग भी छोड़ दी थी। वह उस बिंदु तक तेज था कि मंच के नीचे अनगिनत दर्शक उसके सच्चे ठिकाने का पता लगाने में असमर्थ थे। आरव एक सांस के समय से भी कम समय में अमरेश के सामने आ गया और फिर जैसा कि उसने पहले किया था, उसने अपनी तलवार निकाली और अत्यधिक गति के साथ वार किया। जब उसने आरव की भयानक गति और आरव की तलवार के भीतर समाहित भयानक बल को महसूस किया, तो अमरेश ने लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। उसके शरीर में गूढ़ ऊर्जा तुरंत उसके भाले में उमड़ पड़ी और फिर उसने इसका इस्तेमाल अपने सामने अवरुद्ध करने के लिए किया। हालांकि ठीक इसी क्षण बैंगनी स्पिरिट तलवार, जिसे आरव ने मूल रूप से उसकी ओर नीचे झुकाया था, अचानक आरव की पकड़ से बच गई थी और फिर यह एक बैंगनी चमक में बदल गई जो एक बिजली के बोल्ट की तरह अमरेश की ओर उड़ गई। अमरेश ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने यह देखा। फिर से, क्या आपको लगता है कि मैं एक बेवकूफ हूं? मैं एक ही चाल के लिए फिर से कैसे गिर सकता हूं? अमरेश ने अपने पैरों की चाल बदली। हालांकि ठीक जब वह एक तरफ हटने वाला था, तो उसे अचानक कुछ महसूस हुआ जिससे उसके शरीर पर बाल खड़े हो गए। इसके अलावा उसकी आंखों में भी डर दिखाई दिया था। उसका मुंह थोड़ा खुल गया जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में बहुत देर हो चुकी थी। अमरेश की आकृति रहस्यमय तरीके से मौके पर जम गई, जबकि उसका भाला, जो मूल रूप से आरव की तलवार को रोकने के लिए घूम रहा था, हवा के बीच में रुक गया था। काले भाले की रुकावट के बिना बैंगनी स्पिरिट तलवार आगे बढ़ी और तुरंत अमरेश की छाती में छेद कर दिया। जब सबने यह दृश्य देखा, तो आसपास के अनगिनत लोग अवाक रह गए। यह सिर्फ मंच के नीचे के गूढ़ ऊर्जा साधक नहीं थे, यहाँ तक कि सम्राट अकादमी की दीवार पर वे महान हस्तियां भी इस समय भ्रमित थीं। वे यह पता नहीं लगा सके कि अमरेश ने पहले ऐसा भाव क्यों प्रकट किया था, और वे यह पता नहीं लगा सके कि उसे अचानक आरव की तलवार के एक ही वार से क्यों मार दिया गया था। मंच पर आरव ने अपने हाथ से इशारा किया और फिर बैंगनी स्पिरिट तलवार उसकी पकड़ में वापस आ गई। अमरेश को देखते हुए, जो जीवन के किसी भी संकेत से पूरी तरह से रहित था, आरव ने अपने हाथ में बैंगनी स्पिरिट तलवार पकड़ी और इसे अमरेश के शव के खिलाफ हिलाया। अगले ही पल में अमरेश का शव अनगिनत टुकड़ों में बदल गया था। अमरेश को टुकड़ों में काटने के बाद आरव ने अपने हाथ से इशारा किया और फिर काला भाला और अमरेश की अनंतकोश अंगूठी उसकी पकड़ में उड़ गई। उसने इन दो खजानों को दूर रखा, इससे पहले कि वह आसपास के अनगिनत अन्य लोगों के चकित तकटकी के नीचे मंच से उतर गया। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।